और आप जानते हैं कि इस मंच से हम कई सारे इस तरह के अवार्ड्स सम्मानित करते हैं उन व्यक्तित्वों और शख्सियतों को जो कि हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। और ऐसा ही एक अवार्ड जो कि भारतीय छात्र संसद के मंच से दिया जाता है, हीरोज़ ऑफ इंडिया अवार्ड, भारत के उन युवा हीरोज़ के नाम। और आप जानते हैं कि हमने पिछले वर्षों में सुपर 30, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, आनंद जी का नाम, उनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा सोनिया सिंह जो कि एसिड अटैक की विक्टिम रही हैं, सोनिया सिंह, उनको भी हमने ये अवार्ड दिया था। और इस वर्ष ये जो हीरोज़ ऑफ इंडिया का अवार्ड है, जिसके लिए हम एक नाम यहाँ पर पुकारने जा रहे हैं, जिन्हें इस वर्ष का हीरोज़ ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया जाना है, आप जानते हैं, एक ऐसी महिला को जिसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा अखबारों में, मैगजीन्स में, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो लोहे से बनी हुई हैं। लोहे से इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि उनकी जो हिम्मत और जज्बा है वो शायद लोहे को भी पीछे छोड़ सकता है। एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जिन्होंने अपनी इस हिम्मत से दिखा दिया कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अपनी एक टांग उन्होंने खो दी और जब जख्म भी नहीं भरा तो उन्होंने अपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि मुझे हिमालय पे फतेह हासिल करनी है, और फतेह हासिल कर कर दिखाई। फतेह हासिल कर कर दिखाई। वो हिमालय पर फतेह थी, वो उस उमंग की विजय थी जो उमंग वो लेकर चली थी। अरुणिमा सिन्हा को हम यहाँ मंच पर आमंत्रित करते हैं मित्रों। अरुणिमा सिन्हा हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से आज हम उन्हें सम्मानित करेंगे। आपकी तालियों के बीच मंच पर अरुणिमा सिन्हा हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अरुणिमा सिन्हा को अरुणिमा सिन्हा, जिनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। मेरे ख्याल से आप सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और सम्मान प्रदर्शित करें इस युवा होनहार महिला के लिए। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। और अब हम गुजारिश करेंगे अरुणिमा सिन्हा से कि वो आएं और हमें संबोधित करें, अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएं और हमें प्रेरणा दें। अरुणिमा सिन्हा। थैंक यू नीलम जी। आप भारतीय छात्र संसद के फाउंडर राहुल जी, डायरेक्टर सर और मंच पे उपस्थित आप सभी अतिथिगण, आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। और दोस्तों, आप सबको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहली चीज, मैं भारतीय छात्र संसद को ये धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आज आप सबके सामने बात करने का मौका मिला। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माउंटेनियर, एक प्लेयर हूँ। वो प्लेयर और एक माउंटेनियर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है आपके साथ। उसने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके कैसे उसने अपने उस जो गोल डिसाइड किया था, इन सब को बोलने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे एक चीज बोलूंगी। आज का यूथ यहाँ पर या फिर शायद और बाहर, हर जगह पूरे देश का आज का यूथ ये सोचता है कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। वो हमेशा इस चीज को लेके परेशान हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है पहुंचने के लिए। सबसे पहले आज अपने इस पंडाल से, अगर आज भारतीय छात्र संसद ने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अगर आपके लिए, हमारे देश के यूथ के लिए, तो उसका पूरी तरीके से उठाइए फायदा। आप आज इस पंडाल से एक खुद से प्रॉमिस करके जाइए कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड करूंगा और उस पर तब तक मेहनत करूंगा जब तक इस गोल को मैं अचीव नहीं करूंगा, उस गोल को पा नहीं लूंगा। सिर्फ एक यहाँ पर एक प्रतिज्ञा करके आप जाइएगा, तभी सही मायने में इस छात्र संसद का जो उनका मकसद है तभी पूरा होगा। बस यही मुझसे आप लोगों से एक स्टार्टिंग थी। देन रही बात पैरा ओलंपिक की,
कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्रा विल पावर नहीं होता। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती। क्या आपके अंदर जो आप बैठे हैं, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है? सब कुछ है, जरूरत सिर्फ होती है क्या आपके अंदर वो विल। क्या ऊपर वाले ने किसी ने कुछ अलग अलग बनाया है? सबको अलग बनाया। मुझे कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं रिडिमा तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फर्क सिर्फ इतना है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो विल पावर है, अपने अंदर उस विल पावर, उस क्वालिटी को पहचान कर इस भीड़ से एक कदम आगे उठाकर अगर आप बढ़ा देंगे, लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। मैंने कभी भी जीवन में अपने अलग से कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, सिर्फ इसलिए मैंने अपने जीवन में कुछ भी अलग नहीं किया। सिर्फ मैंने अपने गोल को डिसाइड किया और उस पर तब तक फोकस किया, तब तक जब तक कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर ना हो जाए। मैंने सिर्फ इतना किया है। आप सबको पता है कि 2000, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता हो कि 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। चलती ट्रेन से मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया है, एक गोल्ड चैन के लिए, सोने की चैन के लिए। चाहे लड़की हो या लड़का, जब किसी इंसान का शरीर का एक अंग कट जाए और सारी परिस्थितियां, मैं एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से हूं, एकदम आपके जैसे, और उन परिस्थिति, जब पूरी सिचुएशन उसके अपोजिट हो, कैसे वो लड़े उन सिचुएशन से। लेकिन एक सच्चा साहसी, सच्चा दिलेर इंसान भी जो वही है जो उन परिस्थितियों को अपने हक में मोड़ने पे मजबूर कर दे। मैंने हॉस्पिटल के बेड से बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी आई कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, ये बोला गया अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हुई। क्योंकि कोई भी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आती, लड़ना तो पड़ता ही है। खैर, मैंने करीब 4 महीने एम्स में मैं रही, एम्स हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बेड से जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे मॉनिटरिंग करना है, जहाँ से लोग सोचना बंद कर देते हैं। होता क्या है, जब हम अपनी लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा सोच लेते हैं, लोग हमें कुछ बोलना शुरू, क्योंकि लोगों को वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं कि ये कैसे हो सकता है। जब मैं अपने हॉस्पिटल के बेड से जब मैंने तय किया कि मुझे मॉनिटरिंग, लोगों ने मुझे बोला अरुणिमा तेरा पैर तो चला गया, तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, पागल हो गई है। सच बताऊं, जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी, जब मुझे लोग पागल बोलते थे तो मुझे बहुत तेजी से गुस्सा आती थी, बहुत गुस्सा आती थी। लेकिन आज की डेट में जब लोग मुझे मेरे गोल के प्रति पागल बोलते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उस गोल का, जो लोग मुझे जिस गोल के प्रति पागल बोलते थे, उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया है। आप ये समझ लीजिए, जब आपके गोल के प्रति कोई आपको पागल बोलना शुरू कर दे, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इवन आप आजमा के देख लीजिएगा। मैं कोई भी किताब की बातें नहीं यहाँ पर बोल रही हूँ, एक भी किताब की बातें नहीं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग मुझे पागल, इवन कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग, ठीक है मैंने प्लानिंग कर ली कि मुझे मॉनिटरिंग करना है, हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड कर लिया, लेकिन अब उसको करने की बारी आई। सही गाइडेंस में ट्रेनिंग, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर से मैंने डोर टू डोर में गई। लोगों ने मुझे पागल और सनकी कह के कहा पागल है, क्योंकि नॉर्मल आदमी पे पैसे नहीं लोग लगाते, तो एक विकलांग पे पैसे क्यों लगाएगा, सीधी सी बात। लेकिन होता क्या है, विकलांगता, लोगों को ये लगता है कि विकलांगता अगर कोई है तो उसको अभिशाप समझते हैं। निश्चित तौर पे, अरे उस विकलांगता को अगर वरदान में बदल दिया जाए तो क्या। मैंने उस विकलांगता को, आज मैं पूरी दुनिया में क्यों जानी जा रही हूँ, सिर्फ उसी कटे हुए पैर की वजह से, जो मेरे सबसे बड़ी कमजोरी थी, मैंने उसको अपनी ताकत बनाया और अपना हथियार बनाया, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और आप सबको भी यही कहती हूँ कि सब कुछ, मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी ऊपर वाले को बहुत अच्छी तरीके से मानती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं इस चीज़ को, जनरली आप जब भी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुलेगा। लेकिन जब हम पे आती है वो चीज़, हम एकदम पागल से हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि हम नेक्स्ट क्या करें। सेम उसी तरीके से मेरे साथ जब था कि पूरे दरवाजे बंद हो चुके थे, कि मैं पूरी पैर कट चुका था, सारी सिचुएशन अपोजिट थी, मैंने उन सिचुएशन को समझकर मैंने दरवाजे नॉक करने शुरू। भाई एक दन बंद है, 10 खुले हैं, 10 खुले थे मैंने उस 10 में से नॉक करना शुरू किया, उसमें से एक एवरेस्ट निकला, जिसकी वजह से मैं यहाँ आप सबके सामने हूँ। खैर, जब मैं माउंटेन ट्रेनिंग की बात बताऊँ, मुझे जब मैं ट्रेनिंग में थी, लोग मुझे तब भी वहाँ पर पागल सन की बोलते थे, तो खैर कोई माइंड को मैंने इतना स्ट्रांग बना लिया था कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैम बछेंद्री पाल मेरी सबसे बड़ी, वो एक भाई साहब, एक मैम बछेंद्री पाल,
इस पूरी भीड़ में सिर्फ 2 लोग थे मुझ पे थोड़ा यकीन करते थे कि हाँ शायद कर सकती है। मैं जब ट्रेनिंग के दौरान गई, मैं ये रोड है, ये बेस कैंप, लोग 1 से 2 मिनट में भाग के जाते थे, मुझे 2-2 3-3 घंटे लगते थे सिर्फ बेस कैंप पहुंचने में। मैं चल ही नहीं सकती थी, मेरे राइट लेग में रॉड पड़ा हुआ पूरा का पूरा, बोन्स जुड़ी तक नहीं थी और मैंने चलना शुरू कर दिया था। मेरी हड्डियां ऐसे पूरी की पूरी स्वेलिंग और ब्लू हो जाता था मेरा पैर, और मेरे जो स्टम्प है कटा हुआ पैर लेफ्ट, उससे ब्लड निकलता रहता था। 14,000 तक की पीक के लिए मैडम बछेंद्री पाल और पूरी टीम क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। मैं ईमानदारी से बताऊं, स्टार्टिंग दौर में मैं कभी भी उस पीक को सबमिट नहीं कर पाई। आज मैं यहाँ पर आकर मोटिवेट करूँ आप सबको, चाहे जितना, या फिर शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी ये अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं कभी पूरा नहीं कर पाती थी उस 14,000 फीट तक की पीक को, लेकिन मैंने उस दिन खुद से डिसाइड किया कि अरुणिमा कोई बात नहीं, आज परिस्थिति ऐसी नहीं कि तू इनके बराबर चल पाए, पीक को सबमिट करे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो इनसे पहले पहुंचेगी, ये नॉर्मल लोगों से पहले तू पीक पर पहुंचेगी। वो सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते थे। मैंने तो जब से एवरेस्ट का प्लान किया, जब तक एवरेस्ट सबमिट नहीं कर लिया, मैं माउंटेन से नीचे ही नहीं उतरी हूँ। ना कोई संडे, ना कोई दीपावली, ना कोई होली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कुछ भी नहीं पता मुझे कि कब होली, कब दीपावली, कुछ कब संडे, कभी नहीं। क्योंकि जब एक बार यहाँ पे घुसता है दिमाग में ना, तो निकलता नहीं है। और जब घुस जाता है, जब तक आप अचीव नहीं कर लें तब तक पीछे मुड़कर मत देखिए। ये चीज़ अगर आप में है, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने शुरू किया और आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा 35 किलो का वेट उठा के मैंने भागना शुरू किया। बेस कैंप में मैंने अपना पैर फटाफट पहना सबके साथ ही, और मैं निकली बीच से। लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला, मैं उनको लीड देके फटाफट पीक पर, क्योंकि मुझे खुद के, क्योंकि उनका सिर्फ वो 14,000 पीक तक का टारगेट था, मेरा तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड था, तो निश्चित तौर से मुझे उनके आगे जाना था, मुझे आगे जाना था। मैंने फटाफट लीड दिया और आगे भागी। 8 महीने बाद टॉप पर कभी 20 मिनट, कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे पहले मैंने पहुंचना शुरू किया, और खुद को मैं थपथपाती थी कि अरुणिमा आज तू पहले पहुंची है। कोई नहीं मुझे थपथपाता था, वो मैं खुद को थपथपाती थी कि अरुणिमा तू पहले पहुंची है। वो लोग, जब मैं ऐसे करके देखती थी, वो लोग धीरे धीरे क्लाइंब करके आते थे, तो मुझे खुशी होती थी कि आज मैं पहले हूँ। उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते थे, मैडम खाते क्या हो? बेस कैंप में देखा कि आप अपना आर्टिफिशियल पैर हमारे सामने पहन रहे हो, आप इतना अच्छा कैसे चल सकते हो? मैंने उस 14,000 फीट के पीक के टॉप पर मैंने इतना बोला कि जो मेरा गोल है, मेरा पैशन है, जो मेरा गोल है, मेरा जुनून है, मेरी ज़रूरत है और मेरी ज़िंदगी है। जुनून आपसे वो करवाता जो शायद हम खुद नहीं कर पाते हैं। कोई भी गोल अगर आपकी ज़िंदगी बन जाता है तो आप चाह कर भी हट नहीं सही सकते पीछे। ज़रूरत आपसे वो करवाती है कि अगर आप करना नहीं चाहते लेकिन आपकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। ये सारी कुछ लोगों ने मुझे पैशन तो किसी चीज़ का है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पैशन है, खुशी खुशी आप करते हैं उस चीज़ को। टॉप पे मैंने जब बोला ये से, कुछ लोगों ने मुझे उस समय भी पागल समझा, और कुछ लोगों को लगा शायद मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था, लोगों को समझा पाना। मैं आज तक लोगों को नहीं समझा पाई कि हाँ मैं सारे काम कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक वो कि हाँ अरुणिमा का पैर नहीं है, वो एक दिमाग में घुस चुका है, वो निकलता नहीं है लोगों के। मैं नॉर्मल आदमी की किसी को चैलेंज में नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को बोल रही, अगर जितनी देर आप खड़े रह सकते, जितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हैं, उतनी सीढ़ियाँ आप जितनी देर ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में बैठ सकते हैं, उतनी देर मैं बैठ रही हूँ इस अपने आधे पैर के साथ में, तो विकलांग कौन हुआ? विकलांग कौन हुआ? हमारी सोच, सिर्फ हमारी सोच होती है। मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ कि अगर वो ये सोच ले कि भाई ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा, जस्ट हमारी सोच। खैर, जब मैं एवरेस्ट के लिए गई, वहाँ पे जब भी किसी पीक पर जाते हैं तो हम एक लोकल गाइड के लिए शेरपा मानने को तैयार नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा, इसका आर्टिफिशियल पैर है, दूसरे में भी रॉड है, माइनस टेम्परेचर में क्रैक होगा, लेकिन उसको कन्विंस किया, वो माना। इंडिया से हम 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक सबसे अच्छा, सबसे आगे चली मैं, लेकिन जैसे ही ब्लू और ग्रीन आई शुरू हुआ,
आई थिंक आपने टीवी में या फिर शायद कुछ लोग बेस कैंप भी गए हों। ग्रीन आइस और ब्लू आइस जब शुरू हुआ है, मैं सच बताऊं, मैं ऐसे स्लोप पे पैर रखती थी, मेरा पैर स्लिप हो जाता था, मैं चल ही नहीं सकती थी। मेरा शेरपा था, मेरा जो गाइड था, बोला रुणिमा पीछे हटो, बाकी सबको जाने दो। एक एक करके वो आगे निकले। बचपन में मैं गाड़ियाँ जहाँ से चढ़ती हैं, वो 2 पहिया जहाँ से चढ़ता था, वो एक ऐसे ऐसे स्लोप टाइप का बना था, तो बहुत खेला था मैंने उस पर। वो बहुत काम आया मुझे एवरेस्ट में। मैंने अपने पैर, हाथ, बॉडी का हर पार्ट लगा के उस स्लोप को पार किया। और बात जब ऐसे आइस वॉल क्लाइंबिंग की आई, ऐसे वॉल क्लाइंबिंग करनी है और ऐसे पूरा का पूरा स्टीप है, मैं अपने स्पाइस शू, आपने देखा होगा छोटे छोटे कांटे होते हैं, क्रैम्पोन में ऐसे बड़े बड़े कांटे होते हैं जिसमें बर्फ में ऐसे ग्रिप बना के और तब हम क्लाइंबिंग शुरू करते हैं। और ऐसे टोपर भी होते हैं, जब हम हिट करते हैं ऐसे वॉल पे तो इतना पार्ट वो बर्फ में घुसता और उसी पे बॉडी का वेट हम लेके खड़े हो जाते हैं। जब मैं अपने राइट लेग से हिट करती थी वॉल पे तो मेरा रॉड होने की वजह से मेरा पूरा पैर स्वेल हो जाता था और ब्लू पड़ के मेरा शेरपा बोलता है रुडिमा तेरे पैर में रॉड नहीं हो सकता। मैं चुप रहती थी। जब अपने लेफ्ट से हिट करूं तो मेरा आर्टिफिशियल पैर है और जब मैं हिट करूं जोर से ताकत लगा दी, मेरा टो हील पे आ जाता था, हील मेरा टो पे आ जाता था। कैन यू इमेजिन, अगर किसी ने भी माउंटेनिंग की उस चीज को अंदाजा लगा सकता है कि जब मैं रोप में ऐसे बीचों बीच थी और पैर पूरा का पूरा टो हिल पे आ गया था, हिल टो पे आ चुका था। शेरपा मुझे बोलता रुडिमा अभी भी वक्त है तुझे, अगर तू चाहे तो बेस कैंप पहुंचा देंगे किसी तरीके से, हम ऊपर नहीं हो सकता। मैं चुप थी। उसके 2 रीजन थे। एक तो मुझे पता था कि मैं एवरेस्ट सबमिट कर लूंगी, यह नहीं पता था कैसे, लेकिन यह पता था सबमिट तो, क्योंकि ये चीज दिमाग में घुस चुकी थी, करना ही है, ये पता था, लेकिन ये नहीं पता था कैसे। मेरा पैर मुड़ चुका था। देन मैंने शेरपा को बोला कि ये मेरा पैर है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलो, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी माना ही नहीं, मैंने अपने पैर को सही किया, फिर लगाया और फिर हिट किया। 4-5 बार बर्फ में ऐसे हिट करने के बाद बर्फ के टुकड़े निकल जाते थे, तब मैं पैर रख रख के ऊपर जाती। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, कैंप 3 तक जिसको जाता है, नहीं तो वापस आ जाता है। हम 6 लोग थे, 2 कैंप 3 से वापस आ रहे थे। सच बताऊँ मैं घबरा गई थी उस समय कि जब वो 2 वापस जाए कि ये तो नॉर्मल है, अगर ये वापस जा रहे हैं तो मेरा तो आर्टिफिशियल पैर है, मैं कैसे जाऊंगी। पता, जैसे मैंने पहले बोला कि हम सबसे बड़े खुद मोट, हमारी अंतरात्मा, हमारा विश्वास, वो सबसे बड़ा। मैंने खुद से सिर्फ इतना बोला कि रुणिमा जो तुझ में है वो इसमें नहीं है, ये इसलिए वापस जा रहा है, तू सबमिट करके वापस आएगी। हर बार मैंने कैंप 3 से लेकर कैंप 4 तक मैंने एक एक स्टेप पे बोला था ये चीज़, क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहती थी उस चीज़ को। एक एक स्टेप पे मैंने हर बार बोला। जब मैं कैंप 4 पहुंची, बहुत एक्साइटेड होकर, खुश होकर, मैं चारों तरफ, क्योंकि मैं पहली बार कैंप 4 पहुंची थी, मैं खुश होकर देख रही थी, तो मेरे बगल वाले टेंट से एक 4-5 शेरपास लोग किसी को बाहर खींच के निकाल रहे थे। जब बड़े खुश होकर मैं भी देख रही थी कि क्या हो रहा है, जब देखा है तो एक लड़की टेंट में मर चुकी थी और वो बाहर खींच के, उसका बॉडी ऐसे अकड़ चुका था। पता क्यों? क्योंकि उसने उस माउंटेन के रूल्स को, जो डिसिप्लिन था, उसको फॉलो नहीं किया था। हम चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स, एजुकेशन या फिर अपने दिनचर्या जो रोज की, उसमें अगर हम अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो कभी भी हम फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। जब मुझे वो चीज़ समझ में आ गई कि मुझे वो गलतियां नहीं करनी है, मुझे वो गलतियां मुझे नहीं करनी जो गलतियां उसने की है। खैर, जब मैंने दूसरे टेंट में जब सुनाई दिया कि एक कोई मेन सबमिट करके आया था और टेंट के अंदर गया और सोया रह गया, उसके फेफड़े में पानी गया, वो भी मर चुका था। साउथ कोल यानी कि कैंप 4, ये कैंप 4 है, ये साउथ कोल है। यहाँ से यहाँ जाने में 3500 फीट का डिस्टेंस है और इस एरिया का नाम डेथ जोन एरिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मौतें यहीं पर होती हैं। हमेशा कोई भी बड़े माउंटेन्स जो होते हैं, हमेशा रात को क्लाइंबिंग, जब मैंने रात को सबमिट करना, जैसे कैंप 4 से मैं निकली हूँ, यहाँ से हेडलाइट होती है हमारी, जब हेडलाइट मेरी जिधर ही जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही थी। कितना बड़ा माउंटेनियर क्यों ना, कितना बड़ा दिलेर क्यों ना, उसके हौसले धरे के धरे तब रह जाते जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। और बार बार दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती है कि जिस गोल के लिए मैं जा रही हूँ उसी गोल के लिए इंसान मर चुका है या मेरी आंखों के सामने मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं बॉडी जगह जगह डेड बॉडी में उसके बीच से निकल रही थी, इतना ही नहीं, जिस रोप में मैं थी उसी रोप में एक बांग्लादेशी, उनका हाथ ऐसे हिल रहा था और मुंह से आवाज आ रही थी, मुंह से आवाज आ रही थी। 10 से 15 सेकंड मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। जब तक मैं उनके पास पहुंची
उनकी बॉडी फेस पूरा ब्लू हो चुका था, उनका हुड था, जैकेट का हुड, उसमें बर्फ ऐसे रोप में ऐसे उलट चुके थे और बर्फ ऐसे गिर रहा था, उनके हुड को धीरे धीरे पूरे फेस को ढक रहा था। 10 से 15 सेकंड मेरा दिमाग जब काम करना बंद कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे बढ़ूं अपने गोल के लिए या पीछे चली जाऊं। मैं जब ऐसी सिचुएशन भी कुछ नहीं कर पाती हैं, जब आपका गोल आप पर हावी होता है। मेरा गोल मुझ पर हावी था। 10 से 15 सेकंड बाद मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर इन जितनी डेड बॉडीज, जितने लोग हैं, अगर इन सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है, मैं सब के लिए एवरेस्ट सबमिट कर जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी भी उसी तरीके से काम करना शुरू करती है। मेरा शेरपा ने मुझसे बोला, अरुणिमा वापस। मैंने कहा नहीं। मैंने अपने सेफ्टी कैरियर को खोला और उस डेड बॉडी के आगे लगाया। आज तक मैं 2013 में मैंने एवरेस्ट सबमिट के तब से लेकर मैं करीब 5-6 लाख यूथ से मिल चुकी हूँ, लेकिन आज तक कभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ कि जब उस डेड बॉडी को मैं लांग रही थी तो क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। कभी एक्सप्लेन मैं कर ही नहीं सकती उन चीज़ों को। मैं उस डेड बॉडी को लांग कर मैं आगे बढ़ी, क्योंकि अब सिर्फ वो मेरा सपना नहीं रह चुका था, हम सबका। हमारे उन डेड बॉडीज, पता नहीं एवरेस्ट सबमिट किया था कि नहीं किया था उन्होंने, हमारे पूरे देश का सपना था वो। मैं आगे बढ़ी। हिलेरी स्टेप, आप सब जानते होंगे हिलेरी स्टेप के बारे में। जब हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब में पहुंची, मेरे शेरपा ने मुझसे पीछे से कहा, अरुणिमा वापस चलो। हम अपने गोल के हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट दिखना शुरू हो जाता सीधा, लेकिन हमें घूम के जाना होता है क्योंकि सीधा हम जा नहीं सकते। तो शेरपा मुझे पीछे से बोला, अरुणिमा वापस चलो। हम अपने गोल के अगर इतने करीब हों, अगर कोई हमसे ये बोला कि वापस चलो, कैसा लगता है? दिमाग में यही ना कि सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है मेरा, जो नहीं चाहता मैं एवरेस्ट सबमिट करूं। शेरपा ने मुझे बोला, अरुणिमा वापस चलो। मैंने कहा क्यों? अरुणिमा जिंदगी रही, दोबारा ट्राई करना। मैंने पूछा हुआ क्या? जब उसने बताया मुझे कि मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रही थी, लिमिटेड होता है हर चीज़ वहाँ पर, खाने का, पानी का, सब कुछ लिमिटेड होता है, आप उसके अंदर ही क्लाइम करके वापस आना है। जब मैंने, शेरपा जी मुझे बार बार बोल रहा था, अरुणिमा वापस चलो, मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं शायद मेरा टाइम ओवर हो गया है। खैर, जस्ट 2 सेकेंड सर। मैं, शेरपा जी मुझे बार बार, मैंने शेरपा को ये बोला कि नहीं, मुझे अपने गोल के लिए, मैं उसको कन्विंस, वो मुझे कन्विंस लगातार कर रहा था। स्नो गिर रहा था, पैर को हम ऐसे मूव कर रहे थे, जूते के अंदर उंगलियां मूव कर रहे थे, क्योंकि अगर हम रुक जाते हैं तो हमारी उंगलियां नीचे से जमना शुरू हो जाती हैं। हम एक पैरों को मूव करते एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे। मेरी माँ ने, मैम बछेंद्री पाल ने हमेशा मुझे एक चीज़ समझाया था कि अरुणिमा, तुम्हारी इस जर्नी में कभी कभी पल ऐसे आएगा कि जब तुझे लगेगा तो एवरेस्ट सबमिट नहीं कर सकती, तू जहाँ पर भी हो ना, वहाँ पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि एक एक कदम चलकर तो यहाँ तक पहुँची है। मैम बछेंद्री पाल ने, मेरी माँ ने सिर्फ इतनी बात मुझे समझाई थी कि अरुणिमा, जब इस जर्नी में तो होना, तू जहाँ पर भी हो ना, जब तुझे लगेगा कि तू सबमिट नहीं कर पाएगी, वहाँ पर सिर्फ इतना सोचना कि हल्का सा मुड़कर देखना, ये सोचना कि एक एक कदम चलकर तो यहाँ तक पहुँची है। मैंने अपना शेरपा को, मुझे लगा जब वो नहीं मानेगा, हाई एल्टीट्यूड पे गुस्सा और इरिटेशन, और कोई बात एक बार जब दिमाग में आ जाती तो जल्दी ख़त्म नहीं होती। मेरे ये बात दिमाग में, उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी, और गुस्सा मुझे भी बहुत तेज़ी से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, गुस्सा बहुत तेज़ी से मुझे भी आ रहा था। मैंने लास्ट में शेरपा को सिर्फ इतना बोलना कि आप जाना तो चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। बस इतना बोलकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था और करीब 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पर थी। वो शेरपा, ये जो 2 का हमारे जो गोल था, जो हमारी जो 2 की टीम थी, मैं और मेरा शेरपा ने जरूर चिल्लाता था, लेकिन कभी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि अकेले हम कभी कुछ कर नहीं सकते हैं, हमेशा सपोर्ट चाहिए, एक टीम का सपोर्ट चाहिए होता है। मेरा शेरपा, मैम बछेंद्री पाल, टाटा स्टील, मेरा परिवार, मेरी परिवार मेरा रीढ़ की हड्डी है। खैर, जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, स्वामी विवेकानंद जी मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी फ़ोटोज़ टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रखूँ। मैंने फ़ोटोज़ रखी। जब हम सी लेवल पे होते हैं, शायद उस तिरंगे के प्रति वो फीलिंग्स नहीं आ पाती, लेकिन जब किसी टॉप या किसी कंपटीशन में होते हैं तो ज़बरदस्त फीलिंग्स आती है। कुछ लोग चाइना साइड से चढ़े थे, मैं साउथ साइड से चढ़ी थी। मेरे मन में आ रहा था मैं अपने फ्लैग को सबसे ऊपर कर दूं, जो सिर्फ हमारा फ्लैग, ये तिरंगा दिखे। मैं बार बार खड़ी होती थी,
गिर जाती थी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती थी खड़े होने को। कोई भी काम अगर प्रॉपर प्लानिंग से की जाए कभी भी फेल नहीं हो सकता। मैंने टॉप पर जिस टॉप पे मैंने शेरपा को बोला कि ये फोटोज खींच लो। शेरपा वो बोल रहा कि अरुणिमा तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है और तू फोटो खींचने की सूझ रही है तुझे। मैंने उसके लिए 4-5 पेयर बैटरी, 4-5 कैमरे अपने डाउन सूट में रख के लेके, क्योंकि एक काम नहीं करेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, 5-6 लेके गई थी मैं। इसीलिए फाइनली मैंने शेरपा को बोला कि फोटो खींचो। उसने फोटो तो खींच लिया किसी तरीके से, बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। यस, वो इतने गुस्से में था और कैमरा उसके हाथ में से नीचे पटका, बोला तू मर मैं जा रहा हूँ, ऐसे मुड़कर जाना शुरू किया। शायद आप लोग भी सोचे कि वाकई में लड़की कुछ पागल है, वीडियो बनाने की क्या सूझी, जब ऑक्सीजन पता है कभी भी खत्म हो सकता है तो वीडियो बनाने की। पता वो वीडियो मैंने बनाया क्यों? क्योंकि मेरे मन ने, मेरे दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद जितना ऑक्सीजन मेरे पास है उतने ऑक्सीजन में न कैंप 4 में वापस नहीं जब पहुंच सकती, या मैं टॉप पे रहूं या मैं नीचे जाने की कोशिश करूं। दोनों शर्तों में मेरा मरना तय था। मेरे दिमाग में आया अगर मैं मर जाऊंगी मेरी बात आप तक पहुंचेगी कैसे। मैंने शेरपा को कैमरा मूड पटक दिया था, उसने कैमरा मूड किया, फिर पकड़ा और बोला ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना। इस वीडियो के जरिए मैं एक मैसेज देना हूं जो पूरे यूथ तक चला जाएगा। और उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला है कि आज 2011 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ और आज 21 मई 2013 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सिर्फ 2 साल के अंदर कैसे लोगों को लगता कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया, लेकिन सच तो ये है मैंने अपने इस गोल को और अपने मिशन को पैरों से क्लाइम ही नहीं किया। ये जो मेरा गोल था, ये जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। क्योंकि कोई भी गोल जब आप अपने दिल और दिमाग से करते हैं आपको कोई नहीं रोक सकता। शेरपा से मैंने ये उस समय ये भी बोला कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूँ, तो आपके पास सब कुछ है, आप क्यों नहीं। जरूरत सिर्फ एक गोल, फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। हमारे इंडिया में टैलेंट्स की कमी नहीं है, गली गली में टैलेंट्स है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। आज निश्चित तौर पे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स आप सब हैं और यहाँ पर है, सिर्फ एक प्रॉमिस और आप सब करके जाइएगा कि जो अगर आपके बगल में अगर इस तरीके कोई बच्चे हैं तो उनको सपोर्ट करिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैंने अचीव करने के बाद, क्योंकि ये नहीं है कि हम अचीव कर लिए तो फिर सिर्फ इतना कि हमने अचीव किया, अगर हम सबको साथ लेके चलते तो सही मायने में अचीवमेंट है। इसीलिए एक मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी भी बना रही हूँ, जो क्योंकि मेरा सपना सिर्फ इतना कि मैं अपनी जैसी और अरुणिमा देश को दूँ, सिर्फ इतना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम की पाबंदी। मेरी एक बुक है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, पीएम सर ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बुक को लॉन्च किया। अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ, आपको किसी की भी जिंदगी बदल सकती है ये बुक, आप पढ़ें उस चीज़ को। और मेरी फेवरेट लाइन है, मैं तब तक इस फेवरेट लाइन को बोलती रहूँगी जब तक कि मेरे 7 कॉन्टिनेंट पूरे नहीं। जो मैंने 5 कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के किए, एशिया, एवरेस्ट, किलिमंजारो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका और एल्ब्रुस यूरोप, 5 कॉन्टिनेंट हो गए हैं मेरे। जस्ट 2 कॉन्टिनेंट मेरे अप्रैल और मई के करीब में मैं अंटार्कटिका जाने की सोच में हूँ। बस आप सबकी गुड विशेस चाहिए कि मैं अपने उस पीक पर अपने देश का तिरंगा लगा पाऊँ। और मेरी फेवरेट लाइन, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणिमा सिन्हा के लिए कोई इम्तिहान बड़ा नहीं हो सकता, उनकी सोच के आगे कोई चीज टिक नहीं सकती। अरुणिमा सिन्हा आपके साथ, आपका हौसला ऐसे ही बुलंद रहे और आप दूसरों के हौसले बढ़ाती रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणिमा सिन्हा हमारी हीरो। और आपकी ये पुस्तक वाकई हम सबको प्रेरणा देगी, काबिले तारीफ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू, शुक्रिया।